जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ सिक्स आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 90, चैप्टर 10। और चैप्टर 10 में जो प्रोबेबली सबसे अहम टॉपिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 10 का हमारा एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सीखे थे, यानी मीन, मीडियन, मोड। और उस लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्टैट की दो टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, जो भी पॉपुलेशन होती है हमारे, उसके कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। उसमें जैसे मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह, इनकी कैलकुलेशन। और जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है, इसमें हम सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के बारे में कुछ नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाकिस्तान में जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी एवरेज मंथली इनकम क्या है, तो आपके लिए हर सिटीजन की इनकम को कैलकुलेट करना मुश्किल होगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, सैंपल सेलेक्ट करेंगे और ये सैंपल आपके कोशिश होगी कि रैंडम हो। रैंडम से मुराद ये कि ये नहीं कि जो भी आपने सैंपल सेलेक्ट करना है सारे का सारा लाहौर या कराची से सेलेक्ट कर लें। वो आप हर शहर से कुछ ना कुछ सैंपल सेलेक्ट करेंगे, उसे हम कहेंगे कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। और उस सैंपल की बेस पे उस पे कुछ एनालिसिस करके आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि एवरेज इनकम क्या है पाकिस्तानी सिटीजन की। तो ये है इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स, जिसमें सबसे ज्यादा जो टेक्निक यूज होती है वो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। आज हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही सीखेंगे। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम क्या सीखेंगे कि किसी भी पॉपुलेशन के बारे में कोई नतीजा अखज करना, किस बेस पे, सैंपल की बेस पे। कहता है ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। ठीक है, जैसे आपका कोई भी एग्जिस्टिंग कोई फैक्ट है, कोई एग्जिस्टिंग बिलीफ है, ठीक है, आप उसको स्टैटिस्टिकल डाटा की बेस पे चेक करना चाहते हैं, स्टैटिस्टिकल डाटा की बेस पे चेक करना चाहते हैं कि ये बिलीफ ट्रूथ है या फॉल्स है। किस बेस पे, स्टैटिस्टिकल डाटा की बेस पे, सैंपल की बेस पे। तो इसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहा जाता है। याद रखिएगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में मेन चीज हमेशा ये सैंपल की बेस पे होगी, इसमें सैंपलिंग यूज होगी और इसमें किसी ना किसी पॉपुलेशन के बारे में कोई हाइपोथेसिस, कोई अजम्पशन, कोई फैक्ट, कोई बिलीफ, उसको टेस्ट किया जाएगा। जैसे मैंने इनकम की एग्जांपल दी। फर्स्ट कीजिए कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसने कोई न्यू वैक्सीन इजाद की और वो ये देखना चाहते हैं कि न्यू वैक्सीन की परफॉर्मेंस पुरानी वैक्सीन से बेहतर है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए अब पॉसिबल तो नहीं है कि वो जितने भी पेशेंट है पूरी दुनिया में या पूरे किसी भी एक कंट्री में, उन सबको अंडर एनालिसिस, अंडर इन्वेस्टिगेशन रखें और उनको वैक्सीन दे के डेली बेसिस के ऊपर उसके रिजल्ट्स मॉनिटर करें। ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है कि वो कुछ सैंपल को ले लें, सैंपल पेशेंट्स को ले लें, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करें और इस वैक्सीन के असरात देखें उनके ऊपर क्या हैं, और उसके रिजल्ट्स की बेस पे वो जो अजम्पशन है, उनका बिलीफ है कि न्यू वैक्सीन काम कर रही है कि नहीं, इसको टेस्ट कर सके। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मकसद क्या होता है, कोई भी एग्जिस्टिंग बिलीफ जो है, अजम्पशन जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं, उसको टेस्ट करना। नाम से जाहिर है हाइपोथेसिस टेस्टिंग मतलब किसी ना किसी अजम्पशन को, बिलीफ को, करंट जो भी चीज समझी जाती है कि ऐसे है, उसको टेस्ट करना कि वो ठीक है कि नहीं। लेकिन किस बेस पे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब भी होगी किस बेस पे होगी, सैंपल की बेस पे। ठीक है, तो आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम इसके कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, और सबसे पहले हमें यह बता रहा है
स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में आपने क्या करना है, कहता है स्टेप 1 में आपने डिटरमिन नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, आपने नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस उसको लिखना है कि ये क्या है, डिसाइड करना है, डिटरमिन करना है। अच्छा, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है, कोई बिलीफ, कोई अजम्पशन। जो एग्जिस्टिंग बिलीफ या अजम्पशन होती है ना, एग्जिस्टिंग, उसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, और जो चेंज होती है उसके अगेंस्ट होती है, उसके अपोजिट होती है, उसे हम कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। जैसे मैं आपसे ये कहूं, करंटली बिलीफ हमारा ये है, फर्ज कीजिए कि ऑन एवरेज 35 इयर्स की एज में एक स्टूडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, सीए क्वालिफाई कर जाता है। ये एक अजम्पशन। आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं कि सर की बात ठीक है कि नहीं, और टेस्ट कैसे करना चाहते हैं, स्टैट के रूल की बेस पे, स्टैटिस्टिकल डाटा की बेस पे। अब एक तरीका तो ये है कि पाकिस्तान में जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन सब की एट टाइम ऑफ क्वालिफिकेशन आप एज कैलकुलेट कर लें, जो हालांकि बहुत कम तादाद है, लेकिन उसके बावजूद ये एक मुश्किल टास्क है, आपका काफी टाइम लग जाएगा, और हो सकता है कुछ लोगों का डाटा अवेलेबल ना भी हो, मे भी। तो एक तरीका, लेकिन एक दूसरा तरीका भी है, क्या, सैंपल की बेस पे। ठीक है, आप हर साल में जितने सीए क्वालिफाई हो रहे हैं, या हर शहर में से जितने सीए क्वालिफाइड है, उनमें से चंद का सैंपल सिलेक्ट करें, उनकी बेस पे एनालिसिस करें और किसी रिजल्ट पे पहुंच जाए। क्वेश्चन यह है कि क्या सैंपल की बेस पे रिलायबल रिजल्ट्स पे पहुंचा जा सकता है, एक क्वेश्चन तो यह बड़ा। तो इसका जवाब है, रिसर्च और हिस्ट्री हमें यह बताती है कि यस, हालांकि चांस ऑफ एरर होता है, चांस ऑफ एरर कुछ ना कुछ होता है, आप 100% एक्यूरेट रिजल्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ तो शायद ही हम अपनी जिंदगी में कोई डिसीजन करते हो। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी लेवल तक हम रिजल्ट्स को स्टैटिस्टिकल टेक्निक से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये एक टेस्टेड एंड ट्रस्टेड टेक्निक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है, अच्छा, ये जो एग्जांपल मैंने दी, इसमें नल हाइपोथेसिस क्या होगा कि एवरेज एज एट टाइम ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ सीए इज इक्वल टू 35। ये ध्यान में रखिएगा, मैंने इज इक्वल टू कहा। ठीक है, अगर मैं ये कहता कि सीए क्वालिफिकेशन ऑन एवरेज, सीए क्वालिफाई करने की एज है 30 इयर्स और मोर, कि नॉर्मली 30 इयर्स या उससे ज्यादा में सीए क्वालिफाई करते हैं, तो अब आपका नल हाइपोथेसिस क्या होता, अब क्या होता कि एवरेज एज ऑफ क्वालिफिकेशन सीए एट टाइम ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ सीए इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 30, इक्वल टू आर ग्रेटर देन 30। ये समझ रहे हैं नल हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं हम। अच्छा, जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है ना, अल्टरनेट हाइपोथेसिस वो नल हाइपोथेसिस के उलट होता है। जाहिर है, अगर हम ये साबित करने में, अगर तो ये साबित करने में कामयाब हो जाते हैं कि एवरेज एज 30 ईयर है, तो किसी और चीज की तरफ हमें जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर हम ये साबित करने में नाकाम हो जाते हैं स्टैटिस्टिकल रूल की बेस पे कि एवरेज एज 30 ईयर है, तो इसका दूसरा मतलब क्या है, ऑटोमेटिकली नल है कि एवरेज एज 30 ईयर्स नहीं है, नहीं है। तो याद रखिए, जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एग्जैक्ट अपोजिट होता है, हमेशा अपोजिट होता है, किसके, नल हाइपोथेसिस के। तो आपने उसी को, नल हाइपोथेसिस को H0 शो करते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 डिनोट करते हैं, और याद रखें पहले H0 लिखना है आपने, फिर H1, और H0 हमेशा वो होगा जो करंट पोजीशन है, स्टेटस को, एज ऑन टुडे, मतलब जो चल रहा है।
फर्ज कीजिए कि अगर हम ये एनालिसिस करना चाहते हैं कि एक प्रोडक्ट है, उसकी करंट सेल कुछ भी है, फॉर एग्जांपल 10,000 पर यूनिट, और हम ये देखना चाहते हैं, अजम्पशन यह प्रपोजल ये है कि अगर इसकी प्राइस कम कर दी जाए तो इसकी सेल डबल हो जाएगी। तो हमारी जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो करंट सिचुएशन का होगा। करंट सिचुएशन के प्राइस रिड्यूस करने से जो सेल है वो डबल नहीं हो। करंट सिचुएशन जो प्रपोज कर रहे हैं, जो चेंज होने के बाद सिचुएशन होगी, वो होती है अल्टरनेट। यानी आपने बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है, एच नॉट को टेस्ट कर रहे हैं, और अगर एच नॉट गलत साबित हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, H1। एच नॉट और H1 समझ आया। हाइपोथेसिस को बनाना कैसे है ये क्लियर हो गया। पहले आपने क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से एच नॉट बिल्ड करना है, और H1 एच नॉट का अपोजिट होगा। अगर एच नॉट है इक्वल टू तो H1 क्या होगा, नॉट इक्वल टू। एच नॉट है ग्रेटर देन, H1 क्या होगा, गलत। एच नॉट ग्रेटर देन है तो H1 होगा इक्वल टू और लेस देन। इक्वल टू भी तो शो करवाना है भाई, इक्वल टू भी तो होते, तीन पॉसिबिलिटीज है ना, एक चीज दूसरे के इक्वल हो, ग्रेटर हो, लेस हो। तो आपने याद रखे इक्वल टू को भी कंसीडर करना है। क्लियर, आगे चलते हैं। कहता है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेट हाइपोथेसिस की 3 टाइप्स हैं, लेफ्ट टेल्ड, राइट टेल्ड और टू टेल्ड। ठीक, या इसको पहले यूं क्लासिफिकेशन करें कि 2 बड़ी टाइप्स हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस, 2 बड़ी। एक है सिंगल टेल्ड, वन टेल्ड, एक है टू टेल्ड। ठीक है, जब अल्टरनेट हाइपोथेसिस सिर्फ एक साइड को इंडिकेट कर रहा, ग्रेटर देन या लेस देन, सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन, तो इसे कहते हैं वन टेल्ड। वन टेल्ड। और अगर वो बोथ साइड को कवर कर रहा हो, अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ग्रेटर देन और लेस देन दोनों साइड कवर हो रही हो, इसे हम कहते हैं टू टेल्ड टेस्ट। और फिर लेफ्ट टेल्ड में अगर क्या कह रहा है, अल्टरनेट हैव स्टेटेड दैट पैरामीटर इज लेस देन वैल्यू, लेस देन का केस है तो वो होगा लेफ्ट टेल्ड, और अगर ग्रेटर देन का केस है वो होगा राइट टेल्ड। सुन लें, डिसाइड कैसे करेंगे। आपने क्वेश्चन में ये डिसाइड करना है, पहले सबसे स्टेप नंबर 1 में क्या डिसाइड किया, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अच्छा, ये बहुत अहम स्टेप है कि वो आपका नल हाइपोथेसिस क्या होगा और उसमें मैंने आपको बताया एग्जिस्टिंग जो फैक्ट हो, बिलीफ होगा, एग्जिस्टिंग बिलीफ, उसे हम क्या कहेंगे, वो नल हाइपोथेसिस होगा। नल हाइपोथेसिस है कि एवरेज प्रोडक्शन टाइम एक यूनिट के बनाने का वो है 10 मिनट्स। कुछ रिपेयर हुई, ठीक है, कुछ रिपेयर हुई, और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि रिपेयर करवाएंगे तो इसके बाद जो टाइम है वो 10 मिनट्स नहीं होगा। हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है, 10 मिनट। एवरेज टाइम टू मैन्युफैक्चर ए यूनिट इज इक्वल टू 10 मिनट्स। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि एवरेज टाइम इज नॉट इक्वल टू 10 मिनट। अच्छा, इज नॉट इक्वल टू इंटरप्रेट करके मुझे बताइए, इज नॉट इक्वल टू का मतलब क्या है, ग्रेटर देन के, लोअर देन, या दोनों, दोनों हो सकते हैं। ये टू टेल्ड है। ये जो टेस्ट है, ये जो हाइपोथेसिस है, ये कौन सा है, टू टेल्ड। अगर मैं कहता कि सर रिपेयर करवाइए, रिपेयर करवा, एवरेज टाइम अभी 10 मिनट है ना, रिपेयर करवाने के बाद जो एवरेज टाइम है वो 10 मिनट से कम होगा, 10 मिनट से कम होगा। ठीक है, तो
अब जो है ये चूंकि लेस देन, इसको हम कहते हैं वन टेल, जो सिर्फ एक साइड को इंडिकेट कर रहा होता है, ग्रेटर देन वाली साइड को या लोअर देन वाली साइड को, बोथ साइड को कवर नहीं कर रहा होगा। ये जहन में रखिएगा। एक है टू टेल टेस्ट, जिसमें अल्टरनेट हाइपोथेसिस में ग्रेटर और लोअर दोनों कवर होती है ऑप्शन। जब कभी नल हाइपोथेसिस इक्वल टू होगा ना, इक्वल टू, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमेशा नॉट इक्वल टू होगा, यानी टू टेल, टू टेल। और जब कभी नल हाइपोथेसिस होगा इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, नल हाइपोथेसिस क्या है, इक्वल टू और ग्रेटर देन, अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा, लेस देन, लेस देन होगा ना, उसका ऑपोजिट है। ये टू टेल है या वन टेल, वन टेल, और लेफ्ट टेल के राइट टेल लेस देन है तो लेफ्ट टेल। भैया समझ आई? तो इसका मतलब है कोई भी क्वेश्चन आया हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, सबसे पहले हमने उसका बड़े ध्यान से पढ़ के नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस लिखना है, और फिर उसके नीचे अगली बात क्या लिखनी है कि ये सिंगल टेल्ड है या टू टेल्ड है, और अगर सिंगल टेल्ड है तो लेफ्ट टेल्ड के राइट टेल्ड। क्लियर? चलिए आगे चले। इसमें कोई नई बात तो नहीं है, ये तो आपने पहले पढ़ा और याद आया कुछ इस तरह की चीजें पढ़ी हुई, सिंगल टेल, टू टेल, राइट टेल, लेफ्ट टेल। आगे चलते डिटरमिन करना है आपने कॉन्फिडेंस लेवल एंड सिग्निफिकेंस लेवल। देखें, हमने जब किसी चीज हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या, किसी हाइपोथेसिस को, अजम्पशन को, बिलीफ को टेस्ट करते हैं ना कि वो ट्रू है कि नहीं, तो टेस्ट हमने कितने कॉन्फिडेंस के साथ करना है, कितनी श्योरिटी के साथ करना है। 100% श्योरिटी तो नहीं होती, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, क्योंकि सैंपल बेस में काम कर रहे हैं ना, तो सैंपल पॉपुलेशन का 100% रिप्रेजेंटेटिव नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारा 100% में, तो कितना होगा ये आपकी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली रखा जाता है 95% या 99%, लेकिन कुछ भी रख सकते हैं। वो एक टेबल हमें दिया हुआ उन्होंने, उसके मुताबिक वो कहते हैं आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप 93% कॉन्फिडेंस लेवल भी रख सकते हैं, चेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन ज्यादातर क्या यूज होगा, 95%, 99%। अगर कॉन्फिडेंस लेवल 95% है तो एक दूसरा होता है सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल वो इसका ऑपोजिट है। सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब होता है, समझ लीजिए, चांस ऑफ एरर। चांस ऑफ एरर, ये आप में से जो स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट, ये एडिशनल कंसेप्ट बता रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट ऑडिट पढ़ रहा है तो उसे अंदाजा होगा, ये होता है हमारा अश्योरेंस लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब अश्योरेंस लेवल, और सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब मटेरियलिटी लेवल। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 95%, इसका मतलब आप 95% कॉन्फिडेंट होके स्टेटमेंट दे रहे होंगे कि ये हाइपोथेसिस ट्रू है या नॉट ट्रू है, ट्रू है या नॉट ट्रू है। और 95% कॉन्फिडेंस है तो 5% क्या है, लेवल ऑफ, यानी चांस ऑफ एरर। चांस ऑफ एरर कि 5% तक चांस है हमारी स्टेटमेंट गलत हो सकती है। यानी कुछ जैसे अगर हम 30 इयर्स पे हमारा प्रूफ हो भी जाता है कि एवरेज एज ऑफ क्वालिफिकेशन जो है वो 30 ईयर, तो कुछ ऐसे भी तो होंगे जो 25 इयर्स में कर रहे थे, ठीक है, और कुछ ऐसे भी होंगे जो ज्यादा एज में भी करते होंगे। तो कुछ ना कुछ एरर का चांस रहता है, जिसे क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल। ये हमेशा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। जो हाइपोथेसिस है ना, वो आपको उसने सेंटेंस फॉर्म में दिया होगा। किस फॉर्म में, सेंटेंस फॉर्म में हाइपोथेसिस दिया होगा, आपने उसे खुद H0 H1 में कन्वर्ट करना, और ये इंफॉर्मेशन भी उसने क्वेश्चन में आपको दी होगी। दूसरी क्या, कॉन्फिडेंस लेवल
और सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज भी दी है ना तो दूसरी आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। कहता है सिग्निफिकेंस लेवल इज इक्वल टू 1 माइनस सी, यानी कॉन्फिडेंस लेवल। इसका मतलब अगर कॉन्फिडेंस लेवल 98% है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या है 2%। और अगर सिग्निफिकेंस लेवल आपको कहता है कि 12% है, कॉन्फिडेंस लेवल 88%। चलिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में 2 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 1 में नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट। स्टेप नंबर 2 में कॉन्फिडेंस लेवल और सिग्निफिकेंस लेवल। स्टेप नंबर 3 में डिटरमिन टाइप ऑफ टेस्ट। आपने जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है वो किस बेस पे करनी है। असल में हमारे पास जो डाटा होता है ना, वो एक ही किस्म का डाटा नहीं होता, उसकी डिफरेंट टाइप्स होती है। आपने शायद पढ़ा होगा, कुछ डाटा होता है कंटिन्यूअस, कुछ डाटा होता है डिस्क्रीट, कुछ डाटा होता है काउंटेबल, कुछ नॉट काउंटेबल। समटाइम्स हमारे सामने पूरी पॉपुलेशन होती है, जैसे पाकिस्तान में मर्दमशुमारी तो होती है, तो उसमें हो सकता है हमारे सामने पूरी पॉपुलेशन हो, ठीक है, लेकिन समटाइम हमारे सामने पॉपुलेशन नहीं होती। जैसे फर्ज कीजिए कि वो एक हम किताब में मैंने पढ़ा करते थे कि पंजाब में लोग दाल चावल खाना पसंद करते हैं। अब किसी मर्दमशुमारी में ये तो नहीं पूछा जाता आप क्या खाना पसंद करते हैं। क्या इसका पूरी पॉपुलेशन का डाटा हमारे पास होगा? लेकिन ये एक हाइपोथेसिस है, अजम्पशन है, बिलीफ है। क्या इसको स्टैटिस्टिकल डाटा की बेस पे प्रूव या डिसअप्रूव किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। लेकिन इस केस में हमारे पास पॉपुलेशन या उसका जो नंबर्स हैं वो नहीं है। तो याद रखिए, स्टैट की ब्यूटी ये है कि वो अगर आपके पास पूरी पॉपुलेशन नहीं भी है, पूरी पॉपुलेशन नहीं भी है, आप सैंपल की बेस पे बता सकते हैं कि ये जो बिलीफ है ये ट्रू है कि नहीं ट्रू। ठीक, साइंसदान बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि जी इतने % चांस है कि जमीन जैसा ही कोई एक और सियारा भी कायनात में मौजूद होगा, या जमीन के अलावा किसी और सियारे पे जिंदगी के आसार इसमें हैं। भाई कैसे कर, क्या उनके सामने सारी कायनात के जितने भी सियारे हैं सबकी इंफॉर्मेशन है? नहीं है। तो फिर वो जब उनके पास, उन्हें इतना ही नहीं पता कितने सियारे हैं, पॉपुलेशन के बारे में नहीं पता, तो कैसे वो अंदाजा लगा लेते हैं? स्टैट के रूल्स की मदद से। तो याद रखिएगा कि हमारा जो डाटा होता है ना, डाटा वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, इसीलिए हमने उस लिहाज से डिफरेंट टेस्ट इजाद करके रखे हुए हैं। सैंपल साइज छोटा होगा तो ये टेस्ट, सैंपल साइज बड़ा होगा तो ये टेस्ट, पॉपुलेशन नोन होगी ये टेस्ट, पॉपुलेशन अननोन होगी ये टेस्ट। तो इस लिहाज से हमारे डिफरेंट टेस्ट यूज करते हैं हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। तो स्टेप नंबर 3 हमारा, उसमें हम क्या डिसाइड करते हैं? टाइप ऑफ टेस्ट कौन सा। डिफरेंट टाइप्स है, जी टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, फिशर टेस्ट, ठीक है। इसमें ज्यादातर जो यूज होगा वो कौन सा होगा भला? जी टेस्ट और टी टेस्ट। काई स्क्वायर और फिशर टेस्ट ज्यादातर यूज नहीं होगा, जी टेस्ट और टी टेस्ट। क्लियर? वैसे आपने स्टैट में, पीआरसी में चारों पढ़े हुए हैं? यस सर। क्योंकि 2 पढ़े हुए हैं। फिशर टेस्ट पढ़ा होगा आपने? फिशर टेस्ट ने, काई स्क्वायर तो पढ़ा होगा। ठीक है, चलो ठीक। बहरहाल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन ले लीजिए। हमने इनमें से कोई एक टेस्ट, लेकिन याद रखे कौन सा टेस्ट, जी टेस्ट के, टी टेस्ट के, काई स्क्वायर के, फिशर, क्या ये हम अक्कड़ बकड़ बम्बे को करके डिसाइड करेंगे? ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आपको इंफॉर्मेशन क्या गिवन है उस पे डिपेंड करता है। ये हम स्टडी करेंगे किस सिचुएशन में कौन सा टेस्ट लगा।
और फिर उसके बाद ये भी डिसाइड करना, ये है जिसे हम स्टेप 2 में डिसाइड कर चुके हैं। स्टेप 2 में, स्टेप 1 में क्या कि 1 टेल टेस्ट होगा या 2 टेल टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये अक्सर चूंकि सॉल्यूशन में साथ लिखा जाता है, जहां पे जी टेस्ट लिखा जाता है साथ में ब्रैकेट में लिख दिया जाता है 1 टेल्ड, या टी टेस्ट के साथ 2 टेल्ड। ठीक है, तो आपने 2 डिसीजन करने होंगे। ये क्वेश्चन में असल काम आपका सबसे पहले तो नल हाइपोथेसिस डिसाइड करना है। जिसने नल हाइपोथेसिस डिसाइड कर लिया 25% क्वेश्चन उसका हो गया। और दूसरी चीज जो डिसाइड करनी है वो ये कि टाइप ऑफ टेस्ट कौन सा है, जी टेस्ट है, टी टेस्ट कौन सा अप्लाई करना है, और 1 टेल्ड के 2 टेल्ड। आगे चलते हैं। स्टेप 3 क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अच्छा ये टाइप ऑफ टेस्ट बता रहा है, जी टेस्ट कब यूज करना है और टी टेस्ट कब। सुन लें, पॉपुलेशन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन। अच्छा एक चीज बताइए, आपको मीन कैलकुलेट करना आता है? क्योंकि इसमें 2 चीजें यूज होनी है जी टेस्ट टी टेस्ट में, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे पूरी उम्मीद है कि वो खुद से क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन देगा, लेकिन अगर नहीं भी देता हमें इस काबिल होना चाहिए हम कैलकुलेट कर सके। आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं? अच्छा मुझे नहीं लगता आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सच बताएं, कैलकुलेट कर सकते हैं? कितने स्टूडेंट्स, मीन तो कैलकुलेट कर सकते हैं आप, वो तो मुझे श्योर है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितने स्टूडेंट कैलकुलेट कर सकते हैं? अच्छा चलिए ठीक है, फार्मूला बता दे तो फिर कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए ठीक है, ठीक। तो नॉर्मली अभी फिलहाल हम एज्यूम करते हैं कि क्वेश्चन में उसने ये फिगर दी होगी। अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है एंड लार्ज सैंपल साइज है, लार्ज सैंपल साइज का मतलब 30 से ज्यादा, और पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो कौन सा टेस्ट लगेगा? अच्छा ये देखिएगा, इसमें एंड है और इन दोनों के दरमियान में और है, ये नोट किया आपने? दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो जी टेस्ट लगेगा, ये पूरी होना जरूरी है, और इन दोनों में से कोई भी एक पूरी हो जाए तो जी टेस्ट लगेगा। भाई ये बात समझ आई? टी टेस्ट, पॉपुलेशन वेरिएंस नॉट नो, ऊपर था पॉपुलेशन वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन नो। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस ये एक ही चीज है, वो स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर कर लें वेरिएंस आ जाता है, वेरिएंस का अंडर रूट कैलकुलेट कर लें स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है। पॉपुलेशन वेरिएंस नॉट जब पता नहीं है एंड सैंपल साइज इज लेस देन 30, स्मॉल 30 बेंचमार्क बनाया हुआ 30, और पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इन दोनों में से एक भी कंडीशन पूरी हो जाए तो बात समझ आई? अच्छा अगर समझ आई एक बार फिर से देखिए और मुझे बताइए कि स्टैंडर्ड डेविएशन पता है और सैंपल साइज 20 है, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉपुलेशन वेरिएंस पता है, सैंपल साइज 20 है, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, कितनों का ख्याल है जी टेस्ट, कितनों का है टी टेस्ट? जी टेस्ट। शाबाश। हालांकि इसमें मैंने नंबर कम कर दिए, लेकिन चूंकि दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, डेविएशन पॉपुलेशन नॉन है, पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए जी टेस्ट लगेगा। क्लियर? ये आपने स्टूडेंट ने नॉर्मली रूल सिर्फ ये बनाया होता है 30 का, आपने पहला रूल 30 का नहीं बनाना,
पहला रूल किस चीज का बनाना है? स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है या अननोन है? क्योंकि इस रूल का अल्टरनेट है नंबर का, वेरिएंस का अल्टरनेट नहीं। अच्छा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पता है आपको क्या होती है? नहीं पता, चले। एक होती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, है डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी टाइप्स, लेकिन मैं सिर्फ अपने सिलेबस की हद तक आपको बता रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं किसको है? डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं डाटा प्रेजेंट करने को। डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स प्रेजेंट करना, चाहे डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है मतलब चाहे प्रेजेंट की जा रही है आपके साथ। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? डाटा प्रेजेंट कर। स्टैट में डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डाटा प्रेजेंट करना ही होगा, चाहे नहीं होगा, डाटा प्रेजेंट। एक है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई? लोगों की इनकम कितनी है? पहले एक बंदे की इनकम इतनी, दूसरे बंदे की इनकम भी इतनी, तीसरे बंदे की इनकम, चौथे की भी, पांचवे की भी इतनी। ठीक है, यह है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या नॉर्मली ऐसा होता है? ऐसे थोड़ी होता है नॉर्मली। नॉर्मली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होती ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, दूसरी सिचुएशन, एक बंदे के पास खाने को तकरीबन कुछ भी नहीं है, दूसरे के पास, दूसरे की इनकम 10,000 महीना, तीसरे की 50,000, फिर किसी की 1,00,000, किसी की 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 भी। इक्का दुक्का तो ऐसे भी है जिनकी हो सकता है करोड़ से भी ऊपर हो। हाँ, मैं, हाँ, शाबाश। फिर इसी तरीके से किसी की कम, किसी की ज्यादा, किसी की कम, किसी की ज्यादा। भाई मुझे बताइए, एक ही है, इसका ग्राफ बनाएंगे, इस तरह बनेगा तकरीबन। यह है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यह है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए कौन सी ज्यादा रियलिस्टिक है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए हम अक्सर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में अजम्पशन क्या लेते हैं कि पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। पॉपुलेशन, और इसमें एक चीज और देखिए, आप नोट कीजिए कि ज्यादा इनकम वाले एक ये भी मैसेज दे रहा है, ज्यादा इनकम वाले लोग कम है, और जैसे जैसे इनकम लेवल कम करते जाएंगे लोगों की तादाद बट, और आप देखें यही होता है, यही होता है। क्लियर? अच्छा, इसके बारे में ना, इसके बारे में स्टैटिस्टिशियन ने बहुत रिसर्च किया, और इसमें 2-3 रूल बड़े कमाल के उन्होंने इजाद किया, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी पहले ध्यान में रखिएगा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या? डाटा शो करवाना, डाटा शो करवाना। आपका डाटा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या नॉर्मल। नॉर्मली कौन सा होता है? इसीलिए इसका नाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पड़ा। आपकी क्लास में अगर टेस्ट हो, उसके मार्क्स हो, और टेस्ट हो एवरेज डिफिकल्टी लेवल, ना बहुत ज्यादा मुश्किल ना बहुत ज्यादा आसान, एवरेज, और क्लास में स्टूडेंट्स भी हर तरह के हैं, ना बहुत ज्यादा लायक ना बहुत ज्यादा ना लायक। नॉर्मली ऐसे ही होता है ना, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, पेपर में भी हर तरह के क्वेश्चन, एवरेज बेल। तो मुझे बताइए, जो आपके मार्क्स होंगे सबके, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा अगर हम मार्क्स को शो करवाएं, वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा ग्राफ या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? नॉर्मल, किसी के कम किसी के ज्यादा, और हाईएस्ट वाले कम होंगे। और जैसे अगर 100 मार्क्स हैं तो 100 या 99 वाले बहुत कम होंगे, फिर 100 से 90 वाले उससे ज्यादा, फिर 80 से 100 वाले उससे ज्यादा, फिर 50 से अबव 100 तक, उस इस तरीके से चलता रहेगा। यह है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट। लेकिन हमारी हर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। बस इतनी बात मैंने आपको बतानी है, उसके बाद आगे चल रहा हूं, ये ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली पॉपुलेशन
नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, इन लफ्ज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा उन्होंने चुन के रखा हुआ है कि नॉर्मली पॉपुलेशन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, लेकिन हमेशा नहीं। आपने शायद कोई स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन भी देखी होगी, वो थोड़ा बेल शेप लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा टिल्ट हुए होते हैं, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। आगे चलते हैं फिर इसके बाद। अच्छा, जी टेस्ट टी टेस्ट क्लियर हो गया, कब यूज करना। स्टेप 4, डिटरमिन क्रिटिकल वैल्यू एंड क्रिटिकल रीजन। असल में जब हम जी टेस्ट कैलकुलेट करते हैं ना, जी टेस्ट का, अच्छा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फर्ज कीजिए ये पूरा एरिया है 1, यानी ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन 100% आइटम्स को शो कर रही है ना, हमारी 100% सैंपल को शो कर रही है। अगर मैं आपसे कहूं ये सारा 100% आइटम्स हैं, ये सारी हमारे सैंपल की 100% आइटम्स हैं, इसके एग्जैक्ट दरमियान में लाइन लगा दी, राइट साइड में कितनी गई 50%, लेफ्ट साइड में कितनी आई 50%, और मैंने इसको नाम दे दिया 0 का। इसका मतलब है प्लस वाली मेरी फिगर जो होंगी वो किस टेल की तरफ जाएगी, राइट टेल की तरफ। ये है टेल, जिसका मतलब है सिंगल टेल, डबल टेल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कितनी टेल्स होती हैं, 2, एक लेफ्ट टेल, एक राइट टेल। लेफ्ट टेल है नेगेटिव वाली, एग्जैक्ट सेंटर में याद रखिए 0 है, लेफ्ट टेल है नेगेटिव वाली, राइट टेल कौन सी है, पॉजिटिव वाली। कहता है हमने काम क्या करना होता है, सिर्फ 2। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे हमने क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन कैसे कैलकुलेट होगा, क्रिटिकल वैल्यू से। हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट करना है और उसके बाद टेस्ट स्कोर कैलकुलेट करना है। वो जो जी टेस्ट टी टेस्ट फार्मूला लगा के एक नंबर कैलकुलेट करना है, जिसे कहते हैं टेस्ट स्कोर। क्या कहते हैं, टेस्ट स्कोर। फिर उस टेस्ट स्कोर को देखना है वो क्रिटिकल रीजन में है कि नहीं। फिर से सुनिए, हर क्वेश्चन जो होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें हमने पहले एक क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको मैंने आपको बताया था, ये आपने पीआरसी में भी पढ़ा है टॉपिक, ये आप एमएफए में भी पढ़ रहे हैं। दो फर्क है, नोट कीजिएगा, 2 फर्क है। पहला फर्क, पीआरसी में कैलकुलेशन के ऊपर उसका फोकस ज्यादा था, यहां पे आपको कैलकुलेशन नहीं, उसकी डिसीजन मेकिंग एप्लीकेशन के ऊपर फोकस है। मैंने आपको पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना क्यों नहीं सिखाया भला, क्योंकि एमएफए के पेपर में वो आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट नहीं करवाएगा। वो कहेगा वो तो मैं सिखा चुका हूं पीआरसी में, अब तो मैं इसको अप्लाई करवाना सिखाऊंगा आपको, अप्लाई कैसे करना। तो पहला फर्क है कि यहां पे कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। और दूसरा फर्क, उसका फोकस बिजनेस एप्लीकेशन, बिजनेस डिसीजन मेकिंग साइड पे है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम सीख लेंगे एहतियातन, सीख के पहले सीखी हुई है, थोड़े सा टाइम में रिवाइज हो जाएगी, लेकिन मैं अभी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं सिखा रहा आपको डायरेक्ट। इसी तरीके से आपने उधर देखा होगा क्रिटिकल रीजन, आप वहां पे आइडेंटिफाई करते, वो कोई ग्राफ होता था, टेबल, वो टेबल, उसके ऊपर फार्मूला लिखा, वैल्यू लिखे, वो पता है बेतहाशा कोई 100-200 वैल्यूज होती थी। एक होती थी वैल्यू एक्सिस हॉरिजेंटल, वर्टिकल होती थी, और आप पेंसिल से ढूंढते रहते, इधर से मैच करो, इधर से। याद आया, नहीं याद आया, चले कोई बात नहीं, वो होते करते थे ना इस तरह। वो किस लिए करते थे भला, वो क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट किया जाता है। क्रिटिकल, वो असल में क्रिटिकल वैल्यू होती थी जो आप कैलकुलेट करते थे।
और किस लिए कैलकुलेट करते थे? क्रिटिकल रीजन के लिए। आपने कभी वो वैल्यू कैलकुलेट करके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में निशान लगाया कि ये यहां पे आएगा, अगर वो प्लस 1.5 आए तो यहां पे आएगा, माइनस 1.5 आए तो यहां पे आए, वो क्या कहलाता था? क्रिटिकल वैल्यू। और उस क्रिटिकल वैल्यू से बियॉन्ड बॉर्डर का जो रीजन है उसे कहते हैं क्रिटिकल रीजन। जैसे यहां पे क्वेश्चन में वो दे देगा 1.56, आपने देखना प्लस 1.5 है कि माइनस 1.56 है, क्वेश्चन में दे देगा। गुड न्यूज हमारे लिए, भाई अच्छी खबर नहीं है, और टेबल नहीं यूज करना, जान छूटी, टेबल नहीं सीख लेंगे एहतियातन, मैंने तो बताया सीख लेंगे एहतियातन, लेकिन यूज नहीं करना पड़ेगा, जान छूटी। क्यों? खुद से क्रिटिकल वैल्यू दे देगा, लेकिन आपको उस क्रिटिकल वैल्यू की प्लेसमेंट तो आनी चाहिए। मुझे बताइए, अगर वो क्रिटिकल वैल्यू दे दे प्लस 1.56, क्या दे दे? प्लस 1.56, तो वो किधर है? राइट साइड पे आएगा, लेफ्ट में? राइट साइड पे, यहां पे। और मेरी मर्जी है, वो एग्जैक्ट थोड़ी है, मैंने है 1.56 प्लस है, ये मेरी क्रिटिकल वैल्यू है। और गैस कीजिए मेरा क्रिटिकल रीजन इसके लेफ्ट पे है कि बियॉन्ड? राइट, बियॉन्ड, राइट नहीं कह रहा, बियॉन्ड, बियॉन्ड, ठीक है, उससे ऊपर, बाहर, बियॉन्ड, ये रीजन होगा मेरा क्रिटिकल। और अगर यही माइनस 1.56 हो तो ये माइनस 1.56 हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल वैल्यू। ये अब किधर? लेफ्ट आएगी, इधर आ गई माइनस 1.56, और मेरा क्रिटिकल रीजन कौन सा होगा वाला? बियॉन्ड। अब इसका बियॉन्ड, ये परे वाला ये है, उसका परे वाला वो था, इसका परे वाला ये क्रिटिकल रीजन। क्लियर हो गया क्रिटिकल वैल्यू? फिर से बताइए, क्या हमें पता चले? स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? हमने नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? कॉन्फिडेंस, जो कि उसने क्वेश्चन में दिया होगा, नल हाइपोथेसिस भी दिया होगा लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में। फिर उसके बाद थर्ड लेवल पे टाइप ऑफ टेस्ट कौन सा है उसका रूल मैंने आपको बता दिया, और फिर ये सिंगल टेल, डबल टेल, ठीक है। अब सुनिए, आपने गैस करना है कि ये सिंगल टेल टेस्ट है, डबल टेल और वन टेल टेस्ट है, तो लेफ्ट के राइट। उसने क्रिटिकल वैल्यू दी है जो है -2, -2। वन टेल कौन सा? लेफ्ट। +3 राइट, +-5 फुट है, ठीक है। +-5 का मतलब आपने +5 भी शो करवाना है, -5 भी शो करवाना, ठीक है। ग्राफ बनाना जरूरी नहीं था, लेकिन इससे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लिंक होती है हमारी कि फिगर्स को हमने क्रिटिकल रीजन से क्या मुराद है। आगे चलते हैं। इसके बाद ये मैंने आपको समझा दिया। ये कौन सा है? ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि कोई और डिस्ट्रीब्यूशन है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए दरमियान में उसने इसको 0 का, ये आप नोट करें, उसने इधर माइनस किया हुआ ना, माइनस, और इधर प्लस लिखा नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब प्लस ही है, ठीक है। तो ये जो भी वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज की तरफ हम बाद में आएंगे कि ये हमने किस तरीके से। अब हमने क्या करना, पहला क्रिटिकल रीजन कैलकुलेट कर लिया। ये वैल्यू कहां से आई? टेबल से, जो कि एमएफए लेवल पे उसने हमें खुद से दी होगी, ये याद रखिएगा। और अब एक अगली वैल्यू होगी जो हमने कैलकुलेट करनी है। हम कैलकुलेटेड वैल्यू को टेबुलेटेड वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं,
कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स या टेस्ट स्कोर। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स या टेस्ट स्कोर क्या होगा, ये डिपेंड करता है आप जी टेस्ट लगा रहे हैं, टी टेस्ट लगा रहे हैं, एफ टेस्ट लगा रहे हैं या के काई स्क्वायर टेस्ट। ज्यादातर हमारे सिलेबस में जी टेस्ट और टी टेस्ट। जी टेस्ट का फार्मूला क्या है ये सुन लें, मीन, अच्छा इसमें एक होता है पॉपुलेशन का मीन, एक होता है सैंपल का मीन, एक होता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन, एक होता है सैंपल का। वो स्टेटमेंट दिखाते थे कि अगर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है ना तो उसको ये सिग्मा बोलते हैं ना, इसको ये जो सोल किसी शक्ल वाला सिग्मा होगा। और अगर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है, गोली मारे इसको। सिंपल फार्मूला क्या है, कैलकुलेटेड मीन हमारे वाला माइनस पॉपुलेशन का मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी दिया हुआ उसने, डिवाइडेड बाय, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन को डिवाइड करना है n अंडर रूट, n से मुराद क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। असल में मुझे बताइए, अगर पॉपुलेशन वेरिएंस नोन है तो कौन सा टेस्ट लगता है, जी टेस्ट। तो जी टेस्ट में इसका मतलब है जो फिगर्स यूज होनी है हमारी वो इसलिए ये देखें, ये पॉपुलेशन का मीन है। ये कौन सा मीन है, और ये कौन सा मीन है, सैंपल का। और ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, और ये नंबर ऑफ आइटम्स, सैंपल, ठीक। इसी तरीके से यही फार्मूला है, फर्क सिर्फ ये है कि आपको पॉपुलेशन, जहां पे पॉपुलेशन की फिगर नहीं पता सैंपल की यूज करते हैं। तो आप इस फार्मूला को कैलकुलेट करेंगे, कोई ना कोई आंसर आ जाएगा, भाई आ जाएगा, कोई ना कोई फिगर होगी कि नहीं होगी। ये सारी फिगर क्वेश्चन में गिवन है, आपने सिर्फ पहचाननी है। सारी फिगर्स क्वेश्चन में गिवन होंगी, आपने सिर्फ तसल्ली से पहचाननी है। फार्मूला, ये फार्मूला याद आया आपको, मीन माइनस म्यू ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा याद आया तो बताइए, ये जो नीचे वाले कैलकुलेशन है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर n अंडर रूट, ये सारी पहले ए कैलकुलेशन, इसका एक नाम होता था, इसका क्या नाम था, इस दोनों का स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर याद है, ये है स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड। चले बाहर कोई नहीं, इसलिए बता दिया, बाजू का क्वेश्चन में सीधा ही कह देगा स्टैंडर्ड एरर ये है, तो आपके स्टैंडर्ड एरर तो उसने हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थे वो तो दी नहीं, उसका मतलब उसने खुद से कैलकुलेट करके आपको फिगर दे दी। एक्सेप्ट या रिजेक्ट, नल हाई, अच्छा हम देखें नल हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे हैं। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट का दूसरा मतलब अल्टरनेट एक्सेप्ट, लेकिन हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे नल के बारे में कि नल को एक्सेप्ट करते हैं, नल को रिजेक्ट करते हैं। आपने ये कंक्लूजन नहीं लिखना अल्टरनेट को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि हम टेस्ट किसको कर रहे हैं असल में, नल। दूसरा मतलब इसका यही होता है इनडायरेक्टली, लेकिन हमने उसको इनडायरेक्टली रहने देना, डायरेक्ट नहीं बनाना। आप कहेंगे ये नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड या नल हाइपोथेसिस नॉट एक्सेप्टेड, अल्टरनेट की तरफ नहीं जाना। कहता है इफ द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से क्या मुराद है, जो पीछे जी वैल्यू टी वैल्यू कैलकुलेट इज इन क्रिटिकल रीजन वी रिजेक्ट एच नॉट। अगर हमारे जो वैल्यू कैलकुलेट की वो इस शेडेड वाले क्रिटिकल रीजन में आई, रिजेक्ट कर देंगे। और अगर क्रिटिकल रीजन में ना इस रीजन में आई, ठीक है, ये बात समझ आए। क्रिटिकल रीजन दोनों तरफ हो सकता है, टू टेल में दोनों तरफ होगा, वन टेल में प्लस सिर्फ। ये अंदाजा लगा लेंगे ना कि आंसर जो हमारा कैलकुलेट हो गया है वो 1.56 से ज्यादा है, तो क्या करेंगे,
क्रिटिकल रीजन आपका है, क्रिटिकल वैल्यू है -1.56, -1.56, आंसर आया -1.4। हाँ, क्योंकि इसका रिजेक्ट इस तरह आएगा। शाबाश, यही चेक करना था। क्लियर हो गई बात? अच्छा चलिए, अब क्या करना है आपने? अच्छा, अब आप इसका यकीन कीजिए, तसल्ली के साथ समझ के क्वेश्चन करेंगे ना, तो आप इस काबिल हैं कि इस क्वेश्चन को आई कैप का, इस अटेम्प्ट का, स्प्रिंग 2002 का क्वेश्चन नंबर, इसको अटेम्प्ट कर सके तसल्ली। और ये आपकी होम असाइनमेंट है, लाजमी कर। और जहां पे समझ ना आए, पहले खुद से समझने की कोशिश करनी है, खुद से समझने की, फिर कल इसको हम क्लास में सॉल्व करेंगे और इससे आगे जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ी देर में इसके 3 चीजें शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, ये पावर पॉइंट स्लाइड, क्वेश्चन और क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये 3 चीजें। ठीक है, और यह असाइनमेंट आपने लाजमी करके आनी है। ठीक है, सेकंड लास्ट स्लाइड देख लीजिए, ये। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफ़िज़।